अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं तो क्लासेस नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सब लोगों को? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। चलो शुक्र है। अब जल्दी से सारे आ जाएं तो फिर स्टार्ट करते हैं। एक एक करके आ रहे हैं। टीचरों का खुद का नहीं चलता, हमारा तो फिर कुछ ना कुछ चल रहा है। हमने ना फ्राइड के मतलब को मुकम्मल पढ़ लिया था और यूं की हमने बायोग्राफी का स्केच पढ़ लिया था। अब हम यूं की थ्योरी के मतलब आज डिस्कस करेंगे। चलें जी, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा यूं की एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें बेसिकली कार्ल यूंग ने भी है ना एनालिटिकल साइकोलॉजी का, इसको हम अलमबरदार कहते हैं, यानी कि इसने एनालिटिकल साइकोलॉजी दी थी। यूंग पहले फ्राइड का ही साथी था। उसके बाद कुछ अरसे तक, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि दोनों ने मिलकर बहुत अरसे तक काम किया, लेकिन उसके बाद ताहम कुछ इख्तलाफात हुए इनके दरमियान, और इन इख्तलाफात की बदौलत 1914 में इसने अपना तहरील नफसी का नज़रिया पेश किया, यानी कि एनालिटिकल थ्योरी का नज़रिया पेश किया। यूंग ने अपने जो इसने थ्योरी दी उसमें इसने कुछ पुरानी इस्तिलाहात को भी मुतारफ़ करवाया, यानी कि जो चीज़ें पहले से ही किसी न किसी ने दी हुई थी उन सब को भी इसने मुतारफ़ करवाया। जिनके माइक अनम्यूट है, काइंडली वो अपने माइक जो है वो म्यूट पे लगा लें। अपने अपने माइक म्यूट पे लगा लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने माइक जो यार है वो कनेक्ट ही नहीं म्यूट हो पे रहा है। लगा लें। अपने अपने माइक क्या म्यूट मेरा? पे लगा लें। और क्या करूं इसका? मैं आप लोग, एक्सक्यूज मी ऑल ऑफ यू, लगता है आप लोगों के माइक मुझे खुद म्यूट पे लगाना पड़ने हैं। सर स्टूडेंट्स नहीं सुन रहे, आप खुद म्यूट कर दें, बाद में जो क्वेश्चन करेगा वो खुद ही अनम्यूट कर लेगा। चले सारे म्यूट पे लग गए हैं। अब उसके बाद क्या है कि जी योंग ने अपने नजरिए जो थ्योरी दी उसमें कुछ उसने इस्तिलाहात भी इस्तेमाल की थी जो कि कदीम थी, यानी कि पुरानी इस्तिलाहात पर भी उसने बातचीत की। इसके अलावा इसने 1934, 1936, 1943 और
1954 में अपने नज़रिए में बहुत सी तब्दीलियां की, कुछ इस्लाह भी की, कुछ चीज़ों को इसने निकाला, कुछ को इसने ऐड किया, कुछ को इसने बेहतर किया। ये इकरा नफीस निमरा बच्चों की तरह आप लोग बिहेव कर रहे हो। क्या आपको पहले कभी नहीं आपने क्लास अटेंड ये देखें। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा था कि जी एनालिटिकल थ्योरी यूंग ने दी थी पर्सनैलिटी की। उसने एनालिटिकल साइकोलॉजी के नाम से अपनी थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया। यूंग पहले फ्राइड का ही साथी था, मगर बाद में काफ़ी अर्सा इसके साथ काम करने के बाद इसके कुछ पॉइंट्स पर इख्तलाफात हुए। इख्तलाफात की बदौलत इसने 1914 में इसने अपना तहरीर नफ्सियात यानी कि एनालिटिकल थ्योरी इसने पेश की। यूंग ने कुछ नज़रिए में कुछ पुरानी इस्तिलाहात को भी जो नूर फातिमा और फिर इसने 1934, 1936, 1943 और 1954 में अपने नज़रिए में कुछ चीज़ों को निकाला और कुछ में इस्लाह की। जो चीज़ें बेहतर होने वाली थी उनको इसने बेहतर किया। सबसे पहले डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी इसने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। योंग के मुताबिक शख्सियत में मौजूद महरकाती क़ुव्वतों का भी जिक्र किया गया है, यानी कि जो डायनामिक्स है पर्सनैलिटी के उनका भी जिक्र किया गया है। फ्राइड की इस बात से वो मुकम्मल तौर पे मुतफिक था कि शख्सियत फ़र्द और माहौल के दरमियान जो मुताबकत होती है उससे मिलके बनती है, यानी कि इन दोनों का जब आपस में ये दोनों ही काम करती हैं, तामुल करती हैं, तो शख्सियत बनती है। योंग ने भी साइकिक एनर्जी को लिबिडो का ही नाम दिया था, जैसे कि फ्राइड ने इसको लिबिडो का नाम दिया था। योंग ने भी सेम उसी तरह इन सबको लिबिडो का नाम दिया। इसका कहना था कि इस जो साइकिक एनर्जी जो है इसको इसने एक समुंदर की लहरों से तशबीह दी कि ये कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ये ऊपर होती हैं, कभी ये नीचे होती हैं, यानी कि इस तरीके से ये काम कर रही होती हैं। इसके अलावा इसने कहा कि इसमें तरक्की और तंजरी दोनों ही पाई जाती है, यानी कि जब ये बढ़ती है तो ये तरक्की कर रही होती है, जब ये नीचे आती है ये तंजली की कर रही होती है। इसकी तरक्की से फ़र्द जो होता है वो शौरी तकाज़े सारे पूरे करता है। और जब एनर्जी साइकिक एनर्जी बढ़ रही होती है तो हम कॉन्शियसली तौर पे सारे ही जो मैटर्स हैं उनको रिजोल्व कर रहे होते हैं या उनको उनके मुताबिक हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये साइकिक एनर्जी डाउन होती है, नीचे की तरफ आती है, तो फिर उस सूरत हाल में हम क्या करते हैं कि जी लाशौरी तौर पे काम करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसका अव्वल और आखिर मकसद क्या होता है कि माहौल से मुताबिकत हासिल करना होता है। योंग ने जहन और जहनी माल की बजाय साइकी और एनालिटिकल जो थ्योरी की इस्तिलाहात मुतारफ़ करवाई। इसका कहना था कि जो साइकी एनर्जी है वो कभी भी एक पॉइंट पे आके रुकती नहीं है। ये नहीं होता कि जी ये बस इधर साइकिक एनर्जी अब इधर ही रहेगी, इसके बाद कहीं इर्द गिर्द नहीं जाएगी, या इसमें तरक्की या इसमें तंजली नहीं होगी, ऐसा इसने नहीं कहा। इसने कहा कि ये रुकती नहीं है, बल्कि ये दर्जा दो, अगर आप कहेंगे कि दो प्रिंसिपल्स पर काम कर रही होती है। एक को हम कहते हैं इक्वलेंस कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं एंट्रोफी। अब इक्वलेंस से क्या मुराद है कि योंग के मुताबिक जब कोई बंदा काम सारा अंजाम देता है ना, तो वो कुछ ना कुछ तवानाई खर्च करता है। अब कुछ अगर एक बंदा कोई काम सारा अंजाम देने लगा है, उसने तवानाई उस पर लगाई है, अब जो तवानाई बाकी बच जाएगी है ना, वो तवानाई ज़ाया नहीं होगी, बल्कि वो किसी और फेल की तरफ मुंतकिल हो जाएगी, यानी कि जो और कोई काम करने वाला है उसकी तरफ चले जाएगी। अगर तो मतलूबा तवानाई कम पड़ जाए
तो हम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से वो तवानाई जो है वो हम हासिल करना शुरू कर देते हैं, जहां वो तवानाई बहुत ज़्यादा कसीर मकदार में मौजूद होती है, यानी कि किसी दूसरे मसद से ले लेते हैं जहां वो तवानाई काफ़ी मकदार में मौजूद हो। इसे हम मसावात कहते हैं, यानी कि जिस जगह पे ज़रूरत होती है और जिस जगह पे ज़्यादा तवानाई होती है उस जगह से हम ज़रूरत वाले हिस्से में तवानाई मुंतकिल कर देते हैं। इस तरह से तवानाई कभी भी ज़ाया नहीं होती, बल्कि ये बराबर हो जाती है। मसावात के तो प्रिंसिपल पे काम कर रही होती है, जिसे हम कहते हैं इक्वलेंस के प्रिंसिपल पे काम कर रही होती है, यानी हर काम की नोयत और शिद्दत के मुताबिक तवानाई तकसीम होती है। अगर कोई कम तवानाई वाला काम है तो उस पर कम हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट होगी। अगर ज़्यादा एनर्जी वाला काम है तो उस पर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। फालतू या ज़्यादा तवानाई ज़ाया नहीं होती। अगर ज़्यादा तवानाई जमा हो जाए और इस्तेमाल ना हो तो सेहतमंद शख्सियत इसके निकास के लिए नई राहें तलाश करना शुरू कर देती है। जब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, उसमें यानी कि पढ़ने की जुस्तजू, वो क्लास में टॉप कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो एनर्जी है ना, उसके पास अभी भी अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा महसूस है, तो वो पढ़ाई के साथ साथ किसी और प्रोफेशनल में भी काम करना शुरू कर देगा, या एक ही वक्त में दो दो तीन तीन डिग्रियां करना शुरू कर देगा, या एक ही वक्त में कमाना भी शुरू कर देगा, साथ साथ पढ़ना भी शुरू कर देगा। वो नई राहों में अपनी उस एनर्जी को यूटिलाइज करना शुरू कर देगा, जो एनर्जी एनर्जी जो है वो जमा हो चुकी है उसके पास, या जिसकी क्वांटिटी हाई है उसके पास। और बहरहाल मुकम्मल तवानाई की सलाहियत की एक हद मुकर्रर है, इसको हम कहते हैं इक्वलेंस। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी तक जितना हमने पढ़ा है इसमें, तो वो पूछ सकता है, फिर आगे हम फर्दर चलते हैं। और जिसने पूछना है काइंडली या तो क्वेश्चन लिख के अपने पास रख रहे हैं, एंड पे हम उसको डिस्कस कर लेंगे, दोनों ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। और अगर तो आपने इसके यानी कि कॉन्सेप्ट जितना आपको बताया गया समझाया गया अगर तो समझ आ गई है तो ठीक है, तो फिर हम आगे फर्दर पढ़ते हैं। अगर नहीं समझ आई, जहाँ से आपको कोई डाउट है या किसी टॉपिक की नहीं समझ आई, तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। सर काफी बच्चे कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में ना। व्हाट्सएप ग्रुप में आवाज का क्या काम है? इधर नहीं आ रही आवाज, मैंने जूम कहा पे नहीं वो आ रही। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं आपको कि आवाज यार मेरी तरफ से अगर आप लोगों को बाकियों को आ रही है ना, तो फिर उन्हें भी आनी चाहिए। अगर उन्हें नहीं आ रही है ना, तो इसका मकसद ये है कि उनके नेट में प्रॉब्लम है। जी। तो वो बाद में लेक्चर सुन लेना, ये ऑनलाइन भी तो आ ही जाना है ना, वो क्लास के अंदर स्टे करें, बाकी ऑनलाइन ये ठीक। लेक्चर भी तो आ ही जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा हमने पढ़ा है कि जी जो हमारी साइकिक एनर्जी है वो दो सूलों पे काम करती है, एक इक्वलेंस पे और दूसरा एंट्रोपी पे। अब हम एंट्रोपी की बात करते हैं, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो हमारी साइकिक एनर्जी होती है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ उसका बहाव शुरू हो जाता है, यानी कि वो लोअर लेवल की तरफ बहना शुरू हो जाती है। अगर एक वैल्यू जो है वो कमज़ोर हो जाए, कम तवानाई खर्च करे, तो दूसरी ताकतवर हो जाएगी। मसलन हमारे जहन में बहुत सी किस्म की सरगर्मियाँ चल रही होती हैं, हमारा जहन जो है मुख्तलिफ सरगर्मियों का मरकज़ होता है। अगर फ़र्द अपने आप को इन सरगर्मियों में यकसा शरह से मुलवस नहीं रखता, यानी कि किसी सरगर्मी में वो ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, किसी सरगर्मी में वो तवज्जो नहीं दे रहा है या कम तवज्जो दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इक्वलेंस के प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रहा, वो यकसा तौर पे सारी सरगर्मियों को तवज्जो नहीं दे रहा। तो जिस सरगर्मी में हमारी दिलचस्पी कम होगी, इसके हिस्से की तवानाई दूसरी सरगर्मी की तरफ चली जाएगी। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शुरू शुरू में, जैसे कि कोई नई गेम आती है कंप्यूटर पे, तो आप सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हो। जैसे वो पबजी आई है या उससे पहले जो भी थी, पहले सबकी तवज्जो उन पे थी, लूडो ऑनलाइन खेलना शुरू कर दिया,
तो जैसे जैसे आपकी दिलचस्पी उसमें से कम होती गई तो आपकी एनर्जी दूसरी गेमों की तरफ जाना शुरू होगी। एक वक्त आया कि जो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती थी गेम, उसी को आप डिसलाइक करना शुरू हो गए या उसकी तरफ जाना भी अब आप गवारा नहीं करते। आपने नई गेम की तरफ अपनी एनर्जी जो है वो लगाना शुरू कर दिया। अब इधर हम इक्वलेंस के प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रहे। इसकी एग्जांपल ये भी है कि अगर कोई बंदा है, उसको मैथ थोड़ा बहुत आता है, लेकिन बाद में उसका इंटरेस्ट जो है ना वो पोइट्री की तरफ या डिबेट की तरफ या किसी और काम की तरफ, अफसाना नगारी की तरफ, इन चीज़ों की, इन सरगर्मियों की तरफ यानी कि बढ़ना शुरू कर देता है। तो जो थोड़ा बहुत उसे मैथ आता भी था ना, वो भी एक वक्त आएगा कि वो बिल्कुल उसको भूल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी उसको फार्मूला इवन याद नहीं रहेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि उसकी जो कम एनर्जी थी है ना, वो अब बलाई सतह से ज़ेरी सतह की तरफ उसने बहना शुरू कर दिया। इक्वलेंस के प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रहा। ज़हन में जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं, हम सबको इक्वलेंट एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो एक जगह जहाँ कम तवानाई खर्च हो रही है, वहाँ से तवानाई जो होती है वो ऐसी चीज़ की तरफ चली जाती है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जिसमें हमारी दिलचस्पी होती है। फिर हम उस तवानाई को ज़्यादा यूज़ उस काम के लिए करना शुरू कर देते हैं जो हमारा पसंदीदा होता है। और जिस काम मकसद के लिए हम पहले कभी कभार यूज़ करते थे या कम तवानाई इस्तेमाल करते थे, एक वक्त आता है तो उस पर बिल्कुल ही हम तवानाई लगाना छोड़ देते हैं। इसको हम कहते हैं एंट्रोपी। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। योंग ने शख्सियत को साथ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी को फ्राइड के जो नज़रिया था उससे मुख्तलिफ या उसके कुछ सहारा लेके उससे, यानी कि अब फ्राइड ने भी कॉन्शियस की बात की या फ्राइड ने अनकॉन्शियस की बात की। फ्राइड के तस्वुरात को मद्देनजर रखते हुए इसने भी अपना स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी बयान किया। योंग ने शख्सियत को साइकी का नाम दिया। जो मुख्तलिफ हमारे अंदर काम सर अंजाम दे रहे होते हैं या मुख्तलिफ निज़ामों पर मुश्तमिल होती है, इनका आपस में गहरा ताल्लुक होता है। जो मुख्तलिफ निज़ामों पर मुश्तमिल होती है लेकिन इनका आपस में गहरा ताल्लुक होता है, इन्हें हम इंटरेक्टिंग सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी योंग ने दिया उसमें उसने कॉन्शियस ईगो की बात की। कॉन्शियस से क्या मुराद है? क्या होता है कॉन्शियस? कोई भी एक स्टूडेंट बताए क्या होता है कॉन्शियस? बताएं। सर हमारा शौर। हमारा A शौर। state of mind in which we are totally aware from टोटली our अवेयर। surrounding, बिल्कुल। फ्राइड ने यही वाली बात फ्राइड from ने की our थी। फ्राइड ने उसको नाम दिया था कॉन्शियस का, और इसने आके उसको नाम दे दिया है कॉन्शियस ईगो का, कि विच वी आर अवेयर एंड वी विच वी आर अवेयर। अगर कोई आपसे, कॉन्शियस इज अ पार्ट ऑफ आवर माइंड विच वी आर अवेयर इमीडिएटली, जिसके बारे में हम फौरी तौर पर रसाई हासिल कर लेते हैं। कोई बंदा आपको आपका नाम पूछता है या आपसे पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो इसका मतलब क्या है? आप कॉन्शियसली उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप उसे बता रहे हो। स्टेट ऑफ माइंड जो है उसके बारे में आपको आगाही है। फ्राइड ने इसको नाम दिया था कॉन्शियस का, इसने आके उसको कॉन्शियस ईगो का नाम दे दिया। इसमें यानी कि आपकी याददाश्त, आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग, ये सारी चीज़ें इसी में बनती हैं। शो ये कॉन्शियस जो होता है वो सेंटर होता है इन सारी चीज़ों का। यानी कि जितनी भी ये सारे थिंकिंग, मेमोरी और फीलिंग, ये सारी इधर ही पाई जाती हैं। और ज़ात की तश्कील के लिए यानी कि सेल्फ की तश्कील के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इसमें किसी भी इंडिविजुअल की जो सेल्फ की साथ से या सेल्फ आइडेंटिटी पैदा होती है, इससे सेल्फ आइडेंटिटी बनना शुरू हो जाती है। अगर कोई, यानी कि अगर हम जैसे मैंने आपको बताया कि कोई अगर आपका नाम पूछे तो आपको अपनी आइडेंटिटी आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो इससे उसकी सेल्फ आइडेंटिटी बनना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, अगर हम इसी को कॉन्शियस ईगो को डिस्कस करें तो इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। ये जो कॉन्शियस ईगो है ना, ये जो कॉन्शियस ईगो है ना, ये इफेक्ट होता है दो चीज़ों से।
एक होता है हमारा पर्सनल अनकॉन्शियस और दूसरा होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस अकॉर्डिंग टू कॉल योंग। के ये दो चीजें जो होती है ना, पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये अफेक्ट करते हैं हमारे कॉन्शियस ईगो को। इसने कहा कि इसका ताल्लुक जो होता है हमारे पर्सनल या कलेक्टिव अनकॉन्शियस दोनों से होता है। अगर तो ये दोनों, क्योंकि दोनों के अमाल में इंतहाई कुव्वत और कशिश पाई जाती है, वो पर्सनल कॉन्शियस हो, अनकॉन्शियस हो या कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, दोनों का काम क्या है और दोनों के काम में एक कशिश पाई जाती है, वो हमारे कॉन्शियस ईगो को अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए जो शख्सियत होती है यानी कि कॉन्शियस ईगो जो होती है, ये दोनों का असर कबूल करती है, हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस का भी, हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस का भी। अगर तो कॉन्शियस ईगो जो है वो किसी एक चीज का असर ले, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी शख्सियत जो होती है ना, वो गैर मतवाजन हो जाती है, क्योंकि दोनों का असर होना जरूरी है। पर्सनल के जो आप खुद चाहते हो, कलेक्टिव जो होता है कि जी आपका जो भी इनहेरिटेड अबाव इजदाद ये सारे या माहौल से जो भी असरात आते हैं, उन सारी चीज़ों को मिला के, अब ये दोनों चीज़ों में से अगर किसी एक चीज़ का असर आए और किसी एक चीज़ का ना आए, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी शख्सियत बहुत इम्बैलेंस है, आपकी पर्सनैलिटी इम्बैलेंस हो जाएगी। अगर कॉन्शियस ईगो सिर्फ हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस का असर कबूल करेगी, तो इससे क्या एक्सक्यूज होगा। मी सर, आपकी आवाज बहुत कट रही है। अब ठीक है, अब ठीक है। जी सर, अब बेहतर है, थैंक यू। अब इसमें कहा गया है कि अगर कॉन्शियस ईगो जो है ना, वो हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस का असर कबूल करेगी, तो उससे क्या होगा, एक कमजोर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जन्म लेगी, जिसकी अपनी कोई अहमियत नहीं होगी, कोई इनफरादी हैसियत नहीं होगी, इंडिविजुअलिटी नहीं होगी। अगर यही हमारा कॉन्शियस ईगो जो है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस का असर कबूल कर लेगी, तो मजहबी, और आप कह सकते हो कि जी आप खामोश रहने वाले, गैर मुतदर और जुनूनी जो बंदे होते हैं, इमोशनल जो होते हैं, वैसी शख्सियत जन्म लेती है। बहरहाल जो हमारा कॉन्शियस ईगो होता है वो बहुत तरक्की याफ्ता हिस्सा होता है, जो हकीकत पसंदी से काम लेता है, यानी कि जो रियलिटी पे बेस कर रहा होता है, ये वो वाला हिस्सा होता है कॉन्शियस ईगो। अभी इस कॉन्शियस ईगो के अंदर अगर हम इसको वाइंड अप करें या इसको समराइज करें, तो इसमें बेसिकली हमने ये देखा है कि कॉन्शियस ईगो में साइकिक एनर्जी पाई जाती है, जो कि हमारे माहौल के साथ मुताबिकत यानी माहौल का असर कबूल करती है। इसमें दो चीज, कॉन्शियस जो ईगो होती है वो दो चीज़ों से अफेक्ट हो रही होती है, एक पर्सनल अनकॉन्शियस और एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस। पर्सनल अनकॉन्शियस से अगर यानी कि अगर इस तरह हो कि सिर्फ पर्सनल अनकॉन्शियस से अफेक्ट हो, कलेक्टिव से ना हो, या सिर्फ कलेक्टिव से हो पर्सनल से ना हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी शख्सियत जो होगी वो इम्बैलेंस हो जाएगी, उसका कोई बैलेंस नहीं होगा, आपकी शख्सियत ज़्यादा कम, आपकी शख्सियत ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होगी। और क्योंकि ये दोनों ही कलेक्टिव भी और पर्सनल अनकॉन्शियस भी, ये दोनों ही अपने अपनी अमाल की वजह से कॉन्शियस ईगो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं। अब अगर सिर्फ हमारी कॉन्शियस ईगो जो है वो सिर्फ पर्सनल अनकॉन्शियस का असर कबूल करेगी, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो शख्सियत है, इंडिविजुअलिटी जो है वो कमज़ोर होगी, उसकी कोई इतनी ज़्यादा इनफरादी तौर पे कोई अहमियत नहीं होगी। और अगर हमारा जो कॉन्शियस ईगो है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस के असर कबूल करेगी, तो मोस्टली जो बंदा होगा वो जुनूनी होगा, वो बंदा खामोश तबाह होगा, यानी कि जिसकी तबीयत में खामोशी खामोशी है, और इमोशनल होगा और रिलीजियस ज़्यादा होगा, ऐसी शख्सियत जन्म लेगी। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं जो कॉन्शियस ईगो है ना, ये शख्सियत का बहुत प्रोग्रेसिव पार्ट है, और ये रियलिटी पे बेस कर रहा होता है
कि किस वक्त में किस चीज़ का असर इसने लेना है, जो हकीकत होती है उसके मुताबिक ये रिस्पॉन्स कर रहा होता है। अब हम पढ़ेंगे पर्सनल अनकॉन्शियस। ये जो कॉन्शियस ईगो से मुल्हक होता है, यानी कि कॉन्शियस ईगो के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो पर्सनल अनकॉन्शियस होता है फ़र्द के ऐसे तजर्बात पर मुश्तमिल होता है जो कभी फ़र्द के शऊर का हिस्सा थे, कभी थे, जिसको जैसे फ्राइड ने कहा था ना प्री कॉन्शियस, इसने उसको नाम दे दिया है पर्सनल अनकॉन्शियस। लेकिन जिन्हें फ़र्द किसी वजह से नज़रअंदाज कर देता है, भुला देता है या दबा देता है, इसलिए ये तजर्बात इतने कमज़ोर और गैर अहम हो जाते हैं कि इन्हें शऊर में नहीं लाया जा सकता। यूंग का ज़ाती लाशऊर का तस्वुर फ्राइड के तस्वुर लाशऊर से खासा मुशाबा है, यानी कि जो अनकॉन्शियस का उसने तस्वुर दिया था, इसने उसका पर्सनल अनकॉन्शियस का नाम देके उसके तस्वुर से काफ़ी हद तक ये मिलता जुलता है। दोनों के ख्याल में ये तलुफ, नाकाम और नागवार यादें, यानी कि वो वाली यादें अगर कोई चाइल्डहुड में अब्यूज हो जाए या कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऐसा हो जाए जिसको बंदा एक्सेप्ट ना करने के काबिल हो, या किसी का एक्सीडेंट आप देख लें, कोई कुदरती आफात आ जाए और जिनको आप जहन में नहीं लेके आना चाहते, तो आप उनको सबको इसमें भेज देते हैं पर्सनल अनकॉन्शियस के अंदर। फ्रायड ने अनकॉन्शियस को दोबारा कॉन्शियस में लाने पर खासा जोर दिया है, जबकि योंग ने इस बारे में तवज्जो नहीं दी। फ्राइड ये कहता था अगर आप अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट को अपने कॉन्शियस में ले आएंगे थ्रू ड्रीम या थ्रू फ्री एसोसिएशन, तो हम काफ़ी हद तक डिसऑर्डर्स पर काबू पा सकते हैं, लेकिन इसने इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी। जबकि और इसका कहना था कि जो पर्सनल अनकॉन्शियस है फ़र्द के अपने पर्सनल और पर्सनल एक्सपीरियंस से मुतल्लक होता है। हर फ़र्द चूँकि मुख्तलिफ हालात से गुजरता है, लिहाजा हर फ़र्द का जो पर्सनल अनकॉन्शियस है दूसरे से जुदा होता है, दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अगर चाह हमारी माशरती इक़दार एक जैसी हैं, तहज़ीब एक जैसी हैं, वालिदैन की तरबियत भी बच्चों के लिए सेम होती है और तरबियत और तलीम वगैरह का किरदार भी इस ज़मन में बहुत ज़्यादा अहम कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे कम्प्लेक्सेस। यूं का कहना था कि जो हमारा पर्सनल अनकॉन्शियस जो होता है वो मुख्तलिफ हमारे एक्सपेरिमेंट्स, हमारे इंसिडेंट्स उसमें वाक़या तो या मुख्तलिफ इंसिडेंट जो हैं वो वहाँ जमा होते रहते हैं। इनमें से मुशाबा तजर्बा यानी कि सिमिलर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं इकट्ठे होकर ग्रोहों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि एक मजमुआ बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। ख्यालात के इस ग्रुप या ग्रोह को एक मरकज़ा होता है जो मखनातीसी हैसियत रखता है। ये मरकज़ा मुतलका ख्यालात को ग्रोह की शक्ल देता है। मरकज़ा जितना भी ताकतवर होगा इतने तजर्बात को अपनी तरफ खींचेगा। सपोज अगर आपके साथ एक मरतबा कोई इंसिडेंट हो जाए, दोबारा उससे मिलता जुलता इंसिडेंट हो जाए, तो वो एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अब जब भी उससे मिलता जुलता कोई भी काम ज़िंदगी में होगा ना, तो वो मरकज़ा जो है ना उस काम को भी अपने अंदर इकट्ठा कर लेगा। इस तरह वो एक मजमूए की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। इतने तजर्बात को अपनी तरफ खींचेगा जो मिलते जुलते एक खसूसियात रखने वाले हैं। ग्रोहों को यूंग ने उलझाव का नाम दिया। अब जब ग्रुप बन जाते हैं सिमिलर एक्सपेरिमेंट के, तो उसने इसको कम्प्लेक्स इसका नाम दे दिया। एक मौजू से मुतल्लक तजर्बात इकट्ठे होकर कम्प्लेक्सिस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इनमें आमतौर पर जो अनासर पाए जाते हैं, यूंग ने इस ज़मन में जो मजहबी हो गए, रिलीजियस हो गए या जिनसी उलझाव हो गए, मदर या फादर, रिलीजियस एंड सेक्सुअल कम्प्लेक्सेस वगैरह, ये सारे इसमें पाए जाते हैं। जो आपके वालिदैन से कुछ मिलते हैं कम्प्लेक्सेस, कुछ आपके रिलीजियस से रिलेटेड, कुछ आपके सेक्सुअल कम्प्लेक्सेस जो होते हैं, ये सारे इकट्ठे होके कम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। कुछ कम्प्लेक्सेस बहुत सादा होता है और कुछ बहुत ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। इनकी पेचीदगी से फ़र्द
जो होता है असाबी मरीज बन जाता है। अगर रिलीजियस से रिलेटेड एक बंदा ज़्यादा ही उस पर सोच विचार करता रहे या उसके पास डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हो रिलीजियस से रिलेटेड, तो रिलीजियस तो एक टॉपिक है, उससे मिलते जुलते जितने भी आपको मालूमात आएगी वो एक कम्प्लेक्स बन जाएगी। अब समझ नहीं आएगी कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। तो वो कम्प्लेक्सेस मिलके फिर एक वक्त आता है हमारे असाबी बीमारियां बनाना शुरू कर देते हैं और इंसान मरीज बन जाता है। कम्प्लेक्सिस की इन पेचीदगियों को मालूम करने के लिए योंग ने तलाज़मे अल्फाज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तरीक़ाकार जो था वो मुतारफ़ करवाया था। योंग की लफ्ज़ी तलाज़मी आजमाइश को हम कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, के एक वर्ड दिया जाता है, उससे मिलती जुलती जो भी चीज़ें आती हैं वो आप लिख लेते हो या बयान कर देते हो। इस तरह इसने वर्ड एसोसिएशन का जो टेस्ट था वो इंट्रोड्यूस करवाया था कि इस तरीके से हम मुख्तलिफ कम्प्लेक्सेस के बारे में जान सकते हैं। अभी तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछे, और अगर मेरी बात बिल्कुल सही आ रही है तो तब भी बता दें, अगर नहीं आ रही तो तब भी बता दें। है कोई CR या GR? है कोई के सारे ही चले गए हैं? अस्सलाम सर वालेकुम आपकी जी सर, सर कोई बिल्कुल मसला नहीं, ठीक आ आवाज रही है क्लियर आ आवाज। आ रही है सही? हाँ बट जी सर। इतनी क्लियर नहीं है सर, आप थोड़ा सा माइक पीछे करके बोलें। आप जब पास करते हैं तो आवाज फटने लग जाती है। जब मैं दूर करता हूँ फिर आप लोग कहते हो कि आवाज नहीं आती, जब मैं उसको पास करता हूँ तो फिर आवाज फटती है। अब यहाँ ठीक है? नहीं सर ठीक है। चल है। उसके बाद आ जाता है हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस हम किसको कहते हैं कि जी हमारे जो अनकॉन्शियस में पाए जाने वाले जितने भी हमारे बाओ इजदाद के या तजर्बात जो होते हैं, जैसे कि हमको बात का ऐसा लगता है कि ऐसा पहले भी कभी कुछ हुआ है, लेकिन हकीकत में क्या हुआ होता है कि हमारे बाओ इजदाद के कुछ तजर्बात जो होते हैं वो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में सेव होते हैं। इसको हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं, जो हमारे फोर फेदर्स के एक्सपेरिमेंट तो होते हैं। और कलेक्टिव अनकॉन्शियस का ताल्लुक जो होता है यूं के वसी तजर्बात या इनके अलूम मतनू तहजीब तमद्दन के इक़्तिदार के वकूफ़ का आइनादार होता है। यानी कि पुराने ज़माने में जो कुछ जिस तरह हम रहते थे, जिस तरह हमारे बाओ अजदाद की तहजीब व तमद्दन थी, जिस तरह उन्होंने जो जो कुछ सीखा, उनके जो भी तजर्बात थे वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में स्टोर होते हैं, जिसको उसने कलेक्टिव अनकॉन्शियस का नाम दिया। इसने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा इस तअक्कुल की तफ़हीम में सर्फ किया, कि यानी कि ये जानने में उसने बहुत ज़्यादा अपने यानी कि उम्र इसमें सर्फ की कि आखिर ये होते क्या है। यूं के बकौल हर इंसान पैदाइशी तौर पर चंद खसूसियात या रुझानात लेकर आता है। प्री डिस्पोजिशन जिसे हम कहते हैं ना, कि जी कुछ खसूसियात होती है, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या उनका बाय बर्थ से ही रुझान उन कुछ चीज़ों की तरफ होता है, जिसे हम कहते हैं प्री डिस्पोजिशन है, जो इसे बुनियादी अफ़ाल अदा करने में मदद देती हैं। कि अगर कोई काम करना हो तो जैसे मोस्टली हम कहते हैं कि इसके फादर अग्रेसिव है, तो वो उसके फोर फादर्स शुरू से ही, उसके दादा भी इस तरह के थे, इस तरह। तो ये प्री डिस्पोजिशन है, उसकी खसूसियात है या उसमें रुझान है कि अग्रेसिव टेंडेंसी उनमें ज़्यादा पाई जाती है। कोई भी काम वो जो करते हैं उनमें ज़्यादा वो अग्रेसिव एनर्जी को यूज़ करते हुए करते हैं। हर दौर के फ़र्द ने अपने हालात से मुताबिकत इख्तियार की। इसकी ये तजर्बात इसकी मौत के साथ ख़त्म नहीं होते, बल्कि इसके आने वाली नस्लों में मुंतकिल हो जाते हैं। यानी कि बंदा जो कुछ भी करता है ना, माहौल के साथ मुताबिकत हासिल करने के लिए, जैसे डार्विन की थ्योरी थी, बहुत से लोग के किस तरह इंसान सरवाइव करता है। आज के दौर में भी इंसान सरवाइव करने के लिए मुख्तलिफ जो तरीक़ाकार है उसको बरोए कार ला रहा है। जैसे कि आजकल कोरोना है, तो इंसान उस माहौल के साथ मुताबिकत हासिल करने के लिए, एक वक्त आता है सिर्फ डॉक्टर जो थे वो मास्क वगैरह यूज़ करते, अब हर बंदा उसके साथ मुताबिकत हासिल सरवाइव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। अब ये चीज़ें कहाँ से सीखी हैं? हमारे बाओ अजदाद भी इस तरह के काम करते रहे हैं, उनका ही यानी कि दिया हुआ अगर कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है,
अगर तो उन्होंने ना किया होता तो हमें भी पता ना होता, हम शायद मास्क ना यूज करते या प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज इस्तेमाल ना करते। इसलिए वो कहते हैं जितने भी तजर्बात होते हैं जो कि आपके फोर फादर्स करते रहे हैं, वो खत्म नहीं हो जाते उनकी जिंदगी खत्म होने के साथ, बल्कि वो आने वाली नस्लों में मुंतकिल हो जाते हैं, जिसको हम प्री डिस्पोजिशन का नाम देते हैं। इन नस्ली या विरासती नमूनों को ला हम कहते हैं कोलेक्टिव अनकॉन्शियस। कोलेक्टिव अनकॉन्शियस जो होता है वो पर्सनल अनकॉन्शियस के ओपोजिट होता है। जो पर्सनल अनकॉन्शियस होता है वो एक फर्द का होता है, हर फर्द का अलग होता है, आपका अलग है, मेरा अलग है, किसी और बंदे का अलग होगा। मगर इज्तिमाई जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है वो मुश्तरिक होता है। इसकी हैसियत एक अफाकी होती है। ये पूरे खानदान, नस्ल और मज़हब सब की तलीमात और सब के एक्सपेरिमेंट जो है इसमें महफूज होते हैं। जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है वो गैर जानबदार होता है। ये मुख्तलिफ नस्लों, कौमों, तहजीबों और मज़ाहब के औसाफ, खामियाँ और रुझानात जो कि तू इसमें मुंतकिल हो जाते हैं जैसे जैसे हो। अब हमारा रिलीजियस इस्लाम है तो हमारे अंदर वो वाली चीज़ें पाई जाती हैं जो इनका कोई और नॉन मुस्लिम हो गए उनका उस हिसाब से उनमें जो है वो ऐड होता रहेगा। कोलेक्टिव अनकॉन्शियस जो होता है वो हमारी पर्सनैलिटी की बेसिक इकाई है, बुनियादी इकाई है, जो फर्द इसकी मदद से ज़िंदगी शुरू करता है। शुरू में एक बच्चा जब दुनिया में आता है वो प्री डिस्पोजिशन होती क्या होती है कि जी वो रोना शुरू कर देता है, जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको वो मिलना शुरू हो जाती है, उसके कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं। शौरी तौर पर तजर्बात करता है, फर्द की जो ईगो बनती है वो इसी की मदद से बनती है और वो मुताबिकत के तरीके भी इसी से सीखता है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस से ही ईगो बनती है और माहौल से मुताबिकत के तरीकाकार भी वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस की मदद से ही सीखता है। इसलिए इसको कहा जाता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो होता है वो पर्सनैलिटी की एक बुनियादी इकाई है या एक बुनियादी हिस्सा है। पर्सनल अनकॉन्शियस हो या कलेक्टिव अनकॉन्शियस हो, कभी आज़ादाना काम करते हैं और कभी मिल के काम करते हैं, यानी कि कभी कलेक्टिव अनकॉन्शियस अकेला काम करेगा और कभी पर्सनल अनकॉन्शियस अकेला काम करेगा और कभी ये दोनों ही मिल के काम करेंगे। ताहम कलेक्टिव अनकॉन्शियस की जो तश्कील है इसमें खानदान के अलावा पूरी नस्ल के सदियों के तजर्बात पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी उनसे भी खानदान के अलावा जितने भी उस सदी में नस्लें उनकी हुई हैं उन सब के तजर्बात उनमें पाए जाते हैं। समझ आ गई है यहाँ तक? अब हमने पढ़ लिया है आज हमने क्या क्या पढ़ा है। एक तो हमने पढ़ा है कि जी योंग की एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, उसके कुछ डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी पढ़े हैं, उनमें इक्वलेंस आ गया, एंट्रोपी आ गया, और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ा जिसमें कॉन्शियस ईगो आ गया और उसको अफेक्ट करने वाले दो हिस्से आ गए, एक को हमने पर्सनल अनकॉन्शियस का नाम दिया, एक को हमने कोलेक्टिव अनकॉन्शियस का नाम दिया। और पर्सनल अनकॉन्शियस में और हमने कॉम्प्लेक्सिस वगैरह के मुतल्लक भी पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट है वो हम आर्चीटाइप पढ़ेंगे, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। कुछ समझ आई? सर हम कहाँ से स्टडी करेंगे, हमारे पास नोट्स कहाँ से? आप लोग मेरी बात सुनो, कॉन्सेप्ट वही है, बेशक आपको इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है जितना आपकी बुक में दिया है। ये मैंने आपको असाइनमेंट देते वक्त भी कहा था। मेन चीज़ क्या है, अगर कोई आपसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में पूछे या पर्सनल अनकॉन्शियस के बारे में पूछे तो आप इतनी चीज़ें ही लिख देंगे तो वो भी इनफ होगी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे आप सेल्फ राइटिंग कर लें, जो आपके पास हमने बुक वो जो हमने आपको प्रोवाइड की हुई है उसमें भी यही वाली चीज़ें होंगी। जो ये वाली चीज़ें लिख देगा तो वो भी ठीक होगा। अब इतना ज़्यादा अगर आप लेंथी पढ़ना शुरू हो गए तो उसको आप लिख नहीं सकोगे पेपर में। तो आपने उस तरीके से, यानी कि मेन चीज़ क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल अनकॉन्शियस क्या है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है, और इसके जो डायनामिक्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, कम्प्लेक्सिटी क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एनालिटिकल थ्योरी किसने दी है, क्या दी है, क्या उनमें सिमिलैरिटीज थी, क्या उनमें डिफरेंशिएट, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी आप जहाँ से मर्जी, बेशक आप नेट से ले लें, बेशक आप किसी और बुक से ले लें,
बेसिकली इस बुक जो आपको बुक प्रोवाइड की गई है ना, वो उसमें दी गई है बेसिकली हमारे जो कोर्स आउटलाइन में। तो उसमें यानी कि ये मेंशन की गई है, इसमें भी अच्छा मटेरियल है। आप अगर उसका ज़रूरी पार्ट सारा ही लें, लेकिन जो मिलती जुलती सिमिलर चीज़ें हैं, आपका कॉन्सेप्ट जिन चीज जो आपने सुना है उससे रिलेटेड है, वो सिर्फ ऐड कर ले। कुछ नोट्स भी तो लोग बनाते हैं ना, ये तो नहीं होता ना कि पूरे का पूरा अब जो भी यानी कि बुक के अंदर लिखा है तो आप सारा वो लिखना शुरू कर दें। अब नोट्स में क्या होता है कि आप तो 8-9 लाइनें उसी कुछ लेक्चर लिया होता है, कुछ बुक में से उठा के आप उसका एक मिक्सचर बना के नोट्स बना लेते हैं। तो ये इट्स अप टू यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर प्लीज चैप्टर बता दें, कौन सा चैप्टर है ये? हमने कार्ल योंग को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका मैंने एक बायोग्राफिकल स्केच आपको मैंने पहले जब एक मरतबा हमने यूट्यूब पे लेक्चर दिया था तब हमने कर लिया था। उसकी आज थ्योरी को हमने स्टार्ट किया है, एनालिटिकल थ्योरी को। क्लियर है सबको? कोई इशू तो नहीं है इसमें? जी यार अपना माइक ऑन करें। जी यार कहाँ गई आपकी जी यार? जी सर बोले, आपको कोई काम है तो? आप सी आर हो? सीआर सर। जी सर अब्बास। रजा मेरी बात अब्बास के एक तो आपने काम करना है कि जिन लोगों ने इनरोलमेंट करवाई है ना उनको ग्रुप में आपने ऐड करना है। सही हो गया। ठीक है, ताकि वो ये ना कहें कि जी सर इन्होंने हमें ग्रुप में ऐड ही नहीं किया था, हमें पता ही नहीं था। ठीक है, तो अगर तो ओके उन्होंने सर, ओके सर। क्लासेस लेनी हुई वो ले लिया करेंगे, अगर नहीं लेनी हुई तो ना ले। और दूसरी बात यह है कि जी आप लोगों में से बहुत से लोग वक्फे वक्फे के साथ आते हैं। आज आप सबको मैं वार्निंग देता हूँ कि जी नेक्स्ट टाइम इस तरह नहीं होगा। जो क्लास के 5:10 तक आ जाएगा सिर्फ उसको ऐड किया जाएगा, बाकी किसी को ऐड नहीं किया जाएगा। अब ये नहीं कि लेक्चर हो रहा है साथ साथ अभी 2 लोग तो अभी आ रहे हैं, जब लेक्चर खत्म होने में 5 मिनट रह गए। तो आप लोगों ने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है, ये आपके लिए वार्निंग है। नेक्स्ट सर टाइम इसकी मेरे ख्याल है जो हमें सर जैदी ने बताया था वो ये बताया था कि सरों को ये कहा गया अटेंडेंस के हवाले से कि उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लेना है अपनी स्क्रीन स्क्रीन के ना। वो तो लेना है, वो उसमें वो हमारी अटेंडेंस के लिए। अब इधर 38 पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं ना। अब इन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि अपने अपने रोल नंबर के बाद अपना नाम लिखें। सब पहले रोल नंबर, अब जिस तरह मरियम फैज शो हो रहा है या मुनज़्ज़ा नजीब शो हो रहा है, इससे पहले अपना रोल नंबर लिख लें। रोल नंबर लिखने के बाद आप अपना नाम लिख लें। उसमें क्या होगा कि लास्ट में मैं सबके रोल नंबर को नोट कर लिया करूँगा। आई बात समझ में? ओके सर। क्योंकि इतने एक ही स्क्रीन के ऊपर है ना, इतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा। अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन शो करवाऊंगा ना तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें कुछ पार्टिसिपेंट शो होते हैं स्क्रीन में और कुछ नहीं होते। तो इस वजह से आपको स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? नो सर, अब नो सर, नहीं शो हो रही। नहीं शो हो रही तो फिर रहने दें। तो इसमें बेसिकली है ना 12-14 लोग सिर्फ शो होते हैं। अब आप लोगों ने कोशिश यही करनी है, जो सीआर है ना वो इस चीज़ की अटेंडेंस ले ले। ओके सर। अब अभी अटेंडेंस ले और सब ये जिस तरह आप मरियम फैज ने सही कर लिया इस तरह आपने है ना सब कर लें। इससे आसानी हो जाएगी, कोई भी बंदा अटेंडेंस लेगा ना उसको आसानी हो जाएगी।
अटेंडेंस लेके मुझे है ना बताएं, जल्दी से अटेंडेंस लें। लिए अटेंडेंस? सर जी ले रहा हूँ, 1 मिनट। चलो ठीक है, ले लो। जी सर ले रहा हूँ। ये फातिमा रूज ने अपना रोल नंबर बाद में लिखा है, इसे क्या है पहले लिखे। बाकियों की तरफ एटलीस्ट आप लोग देख लें। इसी तरह मुख्तावर शेख ने किया है, अपना रोल नंबर पहले लिखे, नाम बाद में लिखे। अब ठीक है, बाकी लोग भी इस तरह कर ले ताकि सीआर को आसानी हो जाए या मुझे आसानी हो जाए करे, मैं फौरन आप लोगों की अटेंडेंस नोट कर लिया करूँगा।